गुहार। पीएम दफ्तर में की मौलवी की तस्वीर लगाने की मांग। कौन है वो मौलवी जिनके लिए ओवैसी ने उठाई मांग? क्या पीएम मोदी मानेंगे देशभक्त ओवैसी की अपील? अगस्त 1947 यही वो दिन था जब अंग्रेजों की सैकड़ों साल की गुलामी से हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ और दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान की पहचान एक आजाद मुल्क के रूप में सामने आई। लेकिन क्या आपको पता है, यह आजादी हमें यूं ही आसानी से हासिल नहीं हुई। इस आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने यातनाएं झेली, कुर्बानियां दी, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों से लड़ाई में कदम पीछे नहीं खींचे, जिनमें एक नाम मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदर का भी है, जो 1857 की क्रांति के दौरान सीधे अंग्रेजों से भिड़ गए, जिसकी वजह से उन्हें 30 साल तक काला पानी की सजा दी गई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और आखिरी सांस भी उसी काला पानी की सेलुलर जेल में ली। दरअसल देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर सैयद अलाउद्दीन हैदर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 14 अगस्त को हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसका नाम था भारत की आजादी की जद्दोजहद में तेलंगाना के गुमनाम हीरोज। इसी कार्यक्रम में उन्होंने हैदराबाद के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदर का जिक्र छेड़ते हुए पीएम मोदी से मांग कर दी थी कि सावरकर के साथ साथ सैयद अलाउद्दीन की तस्वीर भी प्रधानमंत्री के दफ्तर में लगानी चाहिए। मेरा मानना यह है कि जंगे प्लासी 1757 में शुरू हुई, पहली जंग आज़ादी 1857 में, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, फिर 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और फिर 47 में तो फाइनल। और हर जगह पे आप देखेंगे कि इसमें मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब लोग आगे थे इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। और ख़ास तौर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप उन लोगों को पाएंगे जो काला पानी में थे 10 साल, मगर 6 मरतबा अंग्रेजों को लव लेटर लिखे कि मेरे को माफ कर दो। और जो साहब लिखे उनकी फोटो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में है, तो हम वजीर आजम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर रखिए उनकी फोटो, मगर हम उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि मौलवी अलाउद्दीन जो 30 साल काला पानी की जेल में थे, 30 इयर्स, मामूली बात नहीं है, 30 साल थे, आप उनकी भी फोटो लगा के रखिए। तो ये इंसाफ का तकाजा भी है और इससे बेहतरीन मैसेज जाएगा अगर प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में मौलवी अलाउद्दीन की फोटो को रखेंगे। ओवैसी जिस स्वतंत्रता सेनानी अलाउद्दीन की तस्वीर को प्रधानमंत्री के दफ्तर में लगाने की मांग कर रहे हैं, वो 1857 की सिपाही विद्रोह के बड़े नायक रहे। 1857 में जिस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ अगस्त क्रांति शुरू हुई थी, उस वक्त सैयद अलाउद्दीन हैदर हैदराबाद की मक्का मस्जिद के उपदेशक और इमाम थे और 17 जुलाई 1857 को हैदराबाद में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का उद्देश्य ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करके कैद किए गए विद्रोहियों को छुड़ाना था, जिसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि विद्रोह का नेतृत्व करने की वजह से बौखलाए अंग्रेजों ने सैयद अलाउद्दीन हैदर को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा सुना थी और उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में डाल दिया गया, जहां करीब 30 साल गुजारने के बाद 1889 में जेल में ही उनकी मौत हो गई। देश की आजादी में उनके योगदान को याद दिलाते हुए सांसद ओवैसी ने पीएम मोदी से प्रधानमंत्री दफ्तर में उनकी तस्वीर लगाने की मांग की है, जिससे उनके योगदान को उचित सम्मान मिल सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी ओवैसी की बात मानेंगे और प्रधानमंत्री दफ्तर में सैयद अलाउद्दीन की तस्वीर लगाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस दौरान ओवैसी ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज जो हिस्ट्री है बाबर से शुरू करके बाबर पे खत्म कर दे रहे हमको। ने क्या लेना देना हमको बाबर से, मुगलों से,
हिस्ट्री है, उससे उससे हमको क्या करना है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस किताब में मैं तो कहूँगा कि नौजवानों को ये किताब पढ़ना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ज़ख्मी थे जब प्लेन से निकाला गया एयर क्रैश के बाद। तो नेताजी के पहले अल्फाज क्या थे, सुनो आप। किससे पूछ रहे? हबीबुर रहमान से। आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? ये कहाँ गई मोहब्बत, ये बोलो आप। माने एक प्लेन क्रैश हो रहा, प्लेन क्रैश में से ज़ख्मी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हबीबुर रहमान को बोल रहे आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? कर्नल रहमान बोले नहीं मैं ठीक हूँ। और नेताजी अस्पताल जाते वक्त क्या ज़बान से क्या नहीं कर रहा था? हसन, हसन कहाँ है, हसन कहाँ है, हसन कहाँ है, हसन कहाँ है? तो हबीबुर रहमान साहब बोले नहीं है। तो नेताजी क्या बोले? नेताजी उनको बोले जब अपने मुल्क वापस जाएं तो मुल्की भाइयों को बताना कि मैं आखिरी दम तक मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ता रहा हूँ। ये जंग आज़ादी जारी रहेगी, हिंदुस्तान ज़रूर आज़ाद होगा, उसको कोई ग़ुलाम नहीं रख सकता। ये देखिए अब ये वैलर जी, ये जो इस धरती से मोहब्बत थी, अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद कराना था। और तो ये आबिद हसन सफ़रानी की जो दास्तान है, यानी एक ये लोग ये भी नहीं बोलते कि आबिद हसन सफ़रानी साहब बाद में वापस आए। 5 साल तक उनके घर वालों को नहीं मालूम था कि वो नेताजी के साथ है। वो ये समझ रहे कि जर्मनी में पढ़ रहा उन्हें, जर्मनी में पढ़ रहे। बाद में एक इंडियन नेशनल आर्मी का एक सिपाही सिंगापुर से छुट के आके बोला कि ये तो तुम्हारा बेटा तो नेताजी के साथ है। आबिद हसन सफ़रानी साहब फिर वापस आए हैदराबाद को। उसके बाद उनको पंडित नेहरू ने कहा पहले उनको इजिप्ट का कौंसल जनरल बनाया, फिर उनको इजिप्ट, फिर बगदाद, सीरिया, सेनेगाल, सीरिया। IFS नहीं था, जब IFS नहीं था, नेहरू खुद इन कई लोगों का इंटरव्यू लिए थे। जो लोग थे इंटरव्यू लेके इनको IFS अभी नहीं हुआ तो इनको भिजाए वहाँ पे। और फिर नेहरू पार्लियामेंट में गड़बड़ हो गई थी कि इराक़ में ये जो मौजूदा जॉर्डन के किंग है उनके दादा के भाई वहाँ के बादशाह थे। रेवोल्यूशन आ गया तो पार्लियामेंट में उठ के कोई नेहरू को बोले कि कैसे हम लोग इसको महसूस नहीं कर सके। तो नेहरू उस वक्त खड़े होके बोले कि नहीं, हमको मालूम था, आबिद हसन रिपोर्ट लिख के भिजाए थे कि ऐसा होने वाला है। ये देखिए ये बात है, हमको नहीं मालूम बांग्लादेश में क्या हो रहा, हमारे को नहीं मालूम। वो माने फोरसाइट जो था हमारे लोगों का वहाँ पे स्टेशनड है, मगर लिख के भिजाए नेहरू के देखो ये चेंज आ सकता है इराक़ में। फिर वापस आबिद हसन साहब वापस आए हैदराबाद को। और फिर हुसैन शाह वाली दरगाह के पास वो एक फार्म ख़रीद लिए थे, वहाँ पर वो बेचारे मोतिया उगाकर मोतिया के फूल बेचते थे। लिख रहे वो बड़ी तकलीफ़ में भी गुजारता था और अब में शादी भी नहीं किए। फिर उनके भाई के बच्चियों को, भाई के बेटों को काफ़ी पढ़ाते थे। फिर बाद में उनका 1984 में शायद उनका इंतकाल हुआ, दायरे मीर मोमिन में उनकी तदफीन हुई। अरे कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। इतने बड़े बड़े जियाले लोग हमारे हैदराबाद से निकल कर इस मुल्क को आज़ाद करवाए और आज हमको आज ला के खड़ा कर देते कि इनके क्या है, इन वंशज है, बाबर के है, फलां है, ये है। कहाँ से शुरू होते नहीं मालूम, कहाँ ख़त्म करते।